मीनिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस क्या है? इंडिपेंडेंट बनना। सेल्फ रिलायंस यानी कि मैंने आपको बताया था ना इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि हम कुएं के मेंढक बन गए थे, कि हमें जो भी काम करना है विद इन आवर ओन कंट्री करना है। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब वही है कि जो भी हमें प्रोडक्शन करना है उसके लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए अगर हमें, तो वो भी कहाँ से चाहिए? विद इन आवर कंट्री। ठीक है, चलो। द थर्ड मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कंडीशंस मीन्स ओवरकमिंग द नीड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस। जो पहले हम लोग क्या करते थे, हम जो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट थे कि हम इम्पोर्ट करेंगे दूसरी कंट्री से तो ही हमारा काम हो पाएगा, तो वो चीज़ हमें अब ओवरकम करनी थी। इन अदर वर्ड्स इट मीन्स टू हैव डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज। हमें क्या करना है? हमें जो भी डेवलप करना है वो किससे करना है? अपने डोमेस्टिक रिसोर्सेज से। आगे बात समझ में? इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको हिंट। आगे हम पढ़ेंगे इसको और क्या बोलते हैं बेटा? इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी। क्या बोलते हैं इसको? इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी मतलब जो भी हमें करना है अपने ही रिसोर्सेज से करना है। इनवर्ड लुकिंग समझ में आ गया? अभी आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा अच्छे से। और to promote economic growth and modernization, the 5-year plan stressed on the growth of own resources in order to reduce our dependence on foreign countries. Self reliance नाम से पता चल रहा होगा, हमें इंडिपेंडेंट बनना है बेसिकली। The policy of self reliance was considered a necessity because of 2 reasons. क्या 2 reasons है? देखो, to reduce foreign dependence। कहीं अगर हम फॉरेन पे डिपेंड रहेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा बेटा? अभी हम आगे पढ़ेंगे, आप मैक्रो में पढ़ोगे चैप्टर। सबसे पहले तो उनके ऊपर डिपेंडेंस खत्म करनी है हमें, क्योंकि जब तक हम उनके ऊपर डिपेंड रहेंगे हम कभी सेल्फ रिलायंट नहीं बनेंगे। अगर हमें पता है कि हमें किसी चीज़ की जरूरत है, वहाँ से मिल जाएगा कहीं से भी, तो क्या हम मेहनत करेंगे? आपको पता है आप एग्जाम दे रहे हो, आगे पीछे बढ़िया बच्चा बैठा है और वो चीटिंग भी करा रहा है, तो आप क्यों पढ़ोगे? आपको पता है MCQ तो है, वो बता देगा ABCD, खत्म बात। आगे बात समझ में? लेकिन हमें इस बार आपके पापा ने क्या बोला है कि बेटा खुद से पढ़ लो, क्योंकि बच्चा अगर सीट चेंज होगी, बोर्ड में तो हर बार सीट चेंज होती है, पता चला तुम सबसे आगे बैठ गए, किससे पूछोगे? किससे नहीं पूछ पाओगे। तो सेल्फ रिलायंस समझ में आ गया। दूसरा, टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो वो आपके काम में इंटरफेयर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। अगर हम फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे कि भाई रॉ मटेरियल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो उन्हें हमारी वीकनेस पता चल गई, तो वो हमारे काम में भी तो इंटरफेयर करेंगे। तो हमने ये 2 रीजन थे कि जिसकी वजह से हमें सेल्फ रिलायंस बनना था। नंबर फर्स्ट, टू रिड्यूस या अवॉइड डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज, और दूसरा टू अवॉइड देयर इंटरफेरेंस। ना तो उनसे इंटरफेरेंस करना, ना उनके ऊपर डिपेंड होना है। इज दिस क्लियर? ओके। आगे आता है इक्विटी। नॉर्मली इक्विटी का मतलब हम क्या, मैं आपको जनरली बताता हूँ इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इक्विटी का मतलब क्या है। ये तो आपको पता ही है कि इक्विटी इज इक्वल्स टू इक्वालिटी ऑल्सो, राइट। उसके अलावा इसका एक मतलब और है। इक्विटी का मतलब है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। वो मैंने अभी आपको पढ़ाया था चैप्टर 4 में, अब तो खैर पढ़ना भी नहीं, बाद में पढ़ेंगे टर्म 2 में। यानी कि हमारी कंट्री में अगर आपको इतना पता हो कि जो हमारी कंट्री में GDP है या नेशनल इनकम है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइक्वल होता है, ड्यू टू विच रिच बिकम मोर रिचर, पुअर बिकम मोर पुअरर। यानी कि काफ़ी सारे लोग एक ही जगह काम कर रहे हैं, तब उनकी सैलरी में बहुत डिफरेंस होता है ना, तो दिस इज नोन एज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यानी कि हमारी गवर्नमेंट का मतलब हमारी इकोनॉमी का अकॉर्डिंग अगर हम चाहते हैं कि इक्विटी आए, उसका क्या मतलब होता है कि जो भी कंट्री की वेल्थ है, जो भी कंट्री की इनकम है, दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल ग्रुप्स ऑफ पीपल या ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल, स्पेशली द पुअर वन। उसका बेनिफिट कहाँ तक पहुँचना चाहिए? इसकी एक लाइन बताती हूँ, लाइन रट लो। द बेनिफिट्स मस्ट ट्रिकल डाउन टू द पुअर। बेनिफिट्स कहाँ तक पहुँचना चाहिए? मस्ट ट्रिकल डाउन टू द पुअर, यानी कि जो बेनिफिट अगर मिल रहा है तो उसका बेनिफिट सबसे लोएस्ट लेवल तक मिलना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर ऊपर की क्रीम वाले लोग हैं बेनिफिट उठा के ले गए। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में तो यही हुआ था ना। क्या हुआ था? क्योंकि सारी चीज़ें महंगी थी, तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी को बेनिफिट हुआ और बिग फार्मर्स को बेनिफिट हुआ। क्यों? क्योंकि चीज़ें इतनी वो एक्सपेंसिव थी, HYV सीड्स एंड ऑल, कि वो बेचारे पुअर फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, क्या उनके बस की उसको अफोर्ड करना था? नहीं था। तो यानी कि बेनिफिट्स नीचे तक नहीं पहुँचा ना। अब वही आगे भी पढ़ेंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस बाय देमसेल्व्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट काइंड, मोस्ट क्या है, इम्प्रूव may not improve the kind of life which people are living. So it is important to ensure that benefits of economic prosperity are availed by all sections of the people, rich as well as poor. ये बताया जो भी बेनिफिट हो रहा है हमारी इकोनॉमी को, वो किस किस को मिलना चाहिए? रिच को भी और पुअर को भी। पढ़ लो बेटा, अभी मैं सुनूंगी सारे पॉइंट्स। इन एडिशन टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ, पढ़ा हमने, ग्रोथ पढ़ा, फर्स्ट ग्रोथ था, सेकंड क्या था, थर्ड सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस,
फोर्थ इज इक्विटी। तो हम कहना है अगर बाकी की तीन अगर हमें अटेन करना तो उसके लिए हमारा इक्विटी भी होनी ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू इक्विटी एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स। अगर हम इक्विटी की बात कर रहे हैं तो हर पर्सन हमारी कंट्री का है, चाहे वो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है, चाहे वो रिच है, चाहे वो पुअर है, क्या होना चाहिए उसका, हर कोई अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने लायक होना चाहिए। यानी कि तभी तो अगर जैसे पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम पता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन शॉप, वो गवर्नमेंट ने बीपीएल्स के लिए, तो बीपीएल्स के लिए है वो, तो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल के लिए, तो उसका पर्पस क्या है, इक्विटी मेंटेन करना ना। हम लोग तो अफोर्ड कर लेंगे। पहले आपको पता है राशन कार्ड सबके लिए था, पहले हम जब छोटे थे पता है हमारे घर में सभी के घर में वो येलो कार्ड हुआ करता था, राशन कार्ड। फिर गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, टारगेट था, वो तो अचीव अभी भी नहीं हो रहा। क्यों? हम गए, जिनके पास पैसा है वो तो जल्दी से आके खरीद लाए राशन, जो पुअर है वो तो बेचारे थोड़ा थोड़ा करके लाएंगे क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है। तो यानी कि बेनिफिट डिफीट हो गया, इसलिए फ्री में नहीं मिलता, कम पैसों में मिलता है, काफ़ी कम। चीनी मिलती है 5-7 रुपये किलो, ऐसे बहुत सस्ता मिलता है। क्वालिटी भी थोड़ी सी डिटोरेट होती है, वैसे क्वालिटी डिटोरेट होती नहीं है, ये लोग करते हैं। क्या करते हैं, जो राशन होल्डर होते हैं ना, राशन शॉप होल्डर, वो क्या करते हैं 50% स्टॉक तो पहले मार्केट में बेच देंगे बढ़िया प्राइस में, और 50% में मिलावट कर करा के लोगों को बेच देते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो अब आगे सुनो। अकॉर्डिंग टू इक्विटी एवरी इंडियन बेसिक नीड्स फुलफिल करे। बेसिक नीड्स में क्या क्या आता है पता है सबको? क्या? खाना नहीं, वही फूड तो है ही, उसके अलावा नो, क्लोथ भी मेन है, बेसिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन। ये चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट आज के टाइम में, ये बेसिक नीड्स हैं हमारी। सिर्फ रोटी कपड़ा मकान पहले हम बोलते थे बस ये 3 चीज़ ज़रूरी हैं, अब ऐसा नहीं है। क्या क्या बोला मैंने? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी और बेसिक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। यानी कि बेटा वेरी बैड, कुछ नहीं कर रहा मैं, तो पढ़ लो ना। क्या अभी एक्सरसाइज करोगे सारी? मैं सुन रहा हूँ। In short, equity aims to raise the standard of living of all people and promote social justice. लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। क्या है? इक्विटी का क्या मतलब है? सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए, सभी का। जिनके पास पैसा उनका बढ़ रहा है तो वो इक्विटी नहीं है। इक्विटी का मतलब सभी का। और दूसरा क्या है? प्रमोट सोशल जस्टिस। यानी कि सोशल जस्टिस कब होगा? जब जो भी बेनिफिट है वो सबको मिलना चाहिए। जैसे कोरोना की वैक्सीन है, सभी को तो मिल रही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, कास्ट, रिलीजन, क्या उससे या इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा मैटर कर रहा है। जो बुक करेगा उसको मिल जाएगा। समझ में आ गया? इसे कहता है सोशल जस्टिस। यानी कि अगर प्राइमरी एजुकेशन फ्री है तो वो सभी को मिलनी चाहिए। बेसिक हेल्थ केयर, ये प्राइमरी है, जो भी हमारी हेल्थ केयर है वो सभी को मिलना चाहिए। समझ में आ गया? ये पैसा देख के नहीं होना चाहिए चीज़ें। इक्विटी इज क्लियर? तो हमने कितने देयर आर 4 गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 इक्विटी। सेल्फ रिलायंस, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी, खुद प्रोड्यूस करना है। रिलायंस, खुद पे डिपेंड होना। सेल्फ रिलायंस, खुद के ऊपर डिपेंड होना। इक्विटी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब सुनिए, अब हम आगे करके एक एक चीज़ पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर भी पढ़ेंगे, फिनेंस भी पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज भी पढ़ेंगे, 1 बाय 1 की। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने पूरा एक्सप्लॉइट कर दिया। अब हम क्या पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या क्या नए फीचर्स अडॉप्ट किए, क्या क्या नई पॉलिसीज़ बनाई टू इम्प्रूव आवर कंडीशन। एग्रीकल्चर। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट देयर वाज नीदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। कोई ग्रोथ नहीं था क्योंकि ज़मींदार का काम था बस लगान कलेक्ट करना और ब्रिटिशर्स को डिपॉजिट करना। ब्रिटिशर्स क्यों वरीड करेंगे हमारे लिए? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लैंड टेन्योर सिस्टम वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरमीडियरीज लाइक जमींदारी सिस्टम, बताइए, हु मेयरली कलेक्टेड लगान फ्रॉम द एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल। जो भी काम कर रहा है उससे कलेक्ट करेंगे। द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर फोर्स्ड इंडिया टू इम्पोर्ट फूड फ्रॉम द यूएसए। बताया था मैंने, यूएसए से इम्पोर्ट करते थे फूड। ये आपने क्लास 10th में अगर याद हो, ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में एक पैराग्राफ था, उसमें था कि यूएसए, जब आपने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा था, ग्लोबलाइजेशन में क्या पढ़ा था हमने कि मतलब कोई बैरियर नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड में। ग्लोबलाइजेशन इज इन इकोनॉमिक्स। ग्लोबलाइजेशन में क्या पढ़ा था कि बेसिकली कोई बैरियर नहीं होना चाहिए किसके बीच में, फॉर ट्रेड के बीच में। कोई भी ट्रेड हो, कोई ट्रेड हैज़ बिकम बॉर्डरलेस, ट्रेड बिकम बॉर्डरलेस, कोई बॉर्डर नहीं है ट्रेड में। लेकिन
कुछ कंट्रीज़ ने थोड़ा चालाकपना दिखाया, लाइक डेवलप कंट्रीज। उन्होंने क्या करा, डेवलप कंट्रीज़ ने क्या करा, पहली बात उन्होंने ना पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करे। किसके? हाँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, WTO के। WTO ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे ग्लोबलाइजेशन के कि ट्रेड बिल्कुल फ्री कर दो। उन्होंने क्या करा, USA और अदर डेवलप कंट्रीज़ ने कि इम्पोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन करी, एक्सपोर्ट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं करी। अपने आप तो वो जो मर्जी एक्सपोर्ट करे, लेकिन इम्पोर्ट पे जैसे हमारी कंट्री का टेक्सटाइल फेमस था, उन्होंने उस पर रोक लगाई कि हमें नहीं चाहिए, हम खुद ही प्रोड्यूस करेंगे। तो ये तो गलत है ना। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट काम उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया, अब सुनो। गवर्नमेंट ने क्या किया, USA और अदर डेवलप कंट्रीज़ की अपनी फार्मर्स को इंसेंटिव दिया टू प्रोड्यूस मोर। जैसे हमारे फार्मर्स हैं, उनके पास जितना पैसा तो प्रोड्यूस किया, उसके बाद उन्हें बेचने की जल्दी रहती है क्योंकि उन्हें लोन उतारना होता है, उन पर थोड़ा सा पैसा आने वाला है। USA की गवर्नमेंट ने प्लान अलग करा। उन्होंने क्या करा, फार्मर्स से कहा जितने में मर्जी बेचो, हम तुम्हें फाइनेंस कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं एक्स्ट्रा। तो फार्मर को क्या फ़र्क पड़ रहा है, चाहे फ्री में बेचो चाहे कम पैसों में बेचो। उन्होंने एक्सपोर्ट करना गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया, फार्मिंग प्रोड्यूस फूड क्रॉप्स। अब हालत किसकी ख़राब हुई, हम जैसी कंट्रीज़ की, क्योंकि एक तो हमारे पास शॉर्टेज थी फूड क्रॉप की, क्योंकि हमने कॉमर्शलाइजेशन कर लिया था, और जो बचा कुचा प्रोड्यूस भी था हमारे पास, उसके प्राइस थे हाई। तो आपको बढ़िया क्वालिटी का सस्ता मिल रहा था, तो सस्ता वाला नहीं खरीदोगे, तो ये प्रॉब्लम थी हमारा। एक तो कमर्शियलाइजेशन की वजह से प्रोडक्शन ही कम था, और दूसरा हम इंपोर्ट करते थे किससे, USA, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देती थी टू प्रोड्यूस मोर। आगे सुनो, और हमारी कंट्री में यही प्रॉब्लम थी ना। हमने जब पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, देयर वाज नो इंसेंटिव टू द फार्मर्स के पास कोई इंसेंटिव नहीं था प्रोड्यूस मोर। क्यों? क्योंकि वो तो सारा लगाने जाना था। इंडिया ने बंद नहीं करा इंपोर्ट कर, इंडिया ने, फिर बाद में अब आएंगे रेस्ट्रिक्शंस, हम पढ़ेंगे भी धीरे धीरे, आगे LPG चैप्टर में पढ़ोगे आप। द एग्रीकल्चरल सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स, अप्रॉक्सीमेटली 75% जो हमारे पीपल एंगेज हैं एग्रीकल्चर में। सो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वाज फोकस्ड राइट फ्रॉम फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और स्पेशली अगर हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें ना, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी गई थी, एग्रीकल्चर को, क्योंकि हम बेसिकली एग्रीरियन थे इसलिए। ठीक है, आगे आओ। फीचर्स और प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर। नंबर 1, लो प्रोडक्टिविटी। ये तो आपको पता ही है, ब्रिटिशर्स रिस्पॉन्सिबल थे क्योंकि हम प्रिमिटिव मेथड यूज़ करते थे और उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। नेक्स्ट है हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? व्हेन मोर पीपल are engaged in a work than required. When more people are engaged in a work, सुनूंगी मैं, when more people are engaged in a work than required and their presence or absence doesn't affect production. अब इसको सिंपल लैंग्वेज बताती हूँ। एक लैंड है 2 हेक्टेयर का, जिसपे 2 लोग काम करते हैं, 2 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन फैमिली में 5 मेंबर हैं, 3 खाली हैं, तो वो तीनों भी लग पड़े उसी का उसमें। अब बताया था ना, अब अगर उस 2 हेक्टेयर लैंड पे, अब उस नहीं, हाँ मतलब लैंड कम है ना, लोग ज़्यादा हैं, तो लोगों की पोटेंशियल यूज थोड़ा हो रहा है। प्रॉफिट भी बढ़ जाता, बताया था ना, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर 4,000 का प्रॉफिट हुआ है, 5,000 का मान लो, चलो 5,000 का प्रॉफिट हुआ, 2 लोग करते तो 2.5 मिलता है ना, पर कैपिटल इनकम राइज हो गई। लेकिन अब 5 लोग कर रहे हैं, 1,000 मिल रहा है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप जाएगा कि डाउन जाएगा? आगे मेरी बात समझ में चलिए। सो देयर वॉज वेरी हाई इंसिडेंस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर ड्यूरिंग 1950 to 1990, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, हम लोगों के यहाँ एक्सपोर्ट तो कुछ ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम बिलीव नहीं कर रहे थे उस टाइम। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी थी ना हमारी, तो इसलिए लोगों के पास ना तो हमारे पास कैपिटल गुड्स थे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस में इंगेज थे, एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में तो आपको पता है ना डिसगाइज ज़्यादा होता है। अगर आप ही लोग हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आपके पास खेत खलियान पड़ा, तो आप भी उसी में लग पड़ोगे। कुछ ना करने से अच्छा पेरेंट्स कहेंगे भैया इसी में लगो। हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, पता ही है कुछ उस टाइम हमारे पास। ये फर्स्ट चैप्टर की ड्रॉबैक्स है, एक तरह से फर्स्ट चैप्टर का इम्पैक्ट है हमारे ऊपर। अभी तो हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, क्या एकदम से सब कुछ हो जाएगा हमारे पास? इरिगेशन एकदम से बहुत सारा थोड़ा होगा। तो एक ये भी प्रॉब्लम है कि हेडिंग पे ध्यान देना, हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। नेक्स्ट है सब्सिस्टेंस फार्मिंग, पता ही है ना, लोग उतना ही प्रोड्यूस करते थे जितना उनको खुद को जरूरत हो, सेल्फ कंजम्पशन के लिए। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। अब टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था। क्यों होता था? पहले बॉन्डेड लेबर का बहुत वो होता था ट्रेंड, याद है? बंधुआ मजदूर, बिल्कुल समझ लो खरीद ही लेते थे नौकरों को, पता है ना, उनसे जैसा मर्जी बिल्कुल जानवरों की तरह उनसे काम कराया था। सच में पहले बॉन्डेड लेबर का ट्रेंड था। बॉन्डेड लेबर है कि अगर आपने किसी को अपना बंधुआ मजदूर बना लिया तो अब मजाल है, वो मर भी जाएगा तब भी आपका काम करेगा वो, मतलब ये हालत थी उस टाइम। तो फार्मर्स वर ऑफन अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल कॉन्ट्रैक्ट दैट बाउंड देम, सुन रहे हो, टू देयर लैंडलॉर्ड। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो उन्होंने लैंडलॉर्ड बाउंड कर देता था। सपोज लैंडलॉर्ड ने थोड़ा बहुत पैसा दिया, उसने उसके बदले कॉन्ट्रैक्ट किया कि जब तक तुम मेरा पैसा नहीं उतारोगे तुम मेरे यहाँ काम करोगे। अब पैसा उतारने का तो कई बार गिरवी भी नहीं रखते थे, क्योंकि वो उन्हें पता था ना लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉइट कैसे करेगा फिर उसे।
तो उसने सोचा कि भैया इससे बंधुआ मजदूर बनाओ, इससे अपना बॉन्डेड लेबर बनाओ ना वो, और वो मैनिपुलेशन करता है अकाउंट में। सपोज करो बंदा पैसा दे भी रहा है ना, कर्जा उतार भी रहा है, तो भी अकाउंट्स को भी कोई रिकॉर्ड कीपिंग तो है नहीं वहाँ पे, ऐसे दिखाते रहते थे। अच्छा सपोज 2000 का लोन लिया है, वो मर भी जाता था ना बेचारा और बहुत पैसा दे भी चुका हो, तब भी वो 2000 समझ लो एज इट इज ही रहता था। ये हालत थी। वो कहता है इंटरेस्ट नहीं दोगे, ये नहीं दोगे, दिस इज़ द रीज़न। और काम कर रहे हो, खा रहे हो ना यहाँ का, ये सब रीज़न थे। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, ये जो करता ना हमने स्मॉल फ्रेगमेंटेड और स्मॉल लैंड होल्डिंग, ये वो चीज़ है। छोटा जब लैंड होता है तो उस पर टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना क्या ईजी टास्क है? और हो भी तो आप अफोर्ड कैसे करोगे? जब आपका छोटा लैंड है आप उतना ही प्रोड्यूस करोगे जितना वो लैंड कर सकता है। तो ना तो आप ज़्यादा बेच सकते हो मार्केट में, उसमें उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है जितना आपकी फैमिली के लिए ज़रूरी है। तो एक ये भी रीज़न था। आगे बात समझ में? लो प्रोडक्टिविटी, disguised unemployment, high dependency on rainfall, subsistence farming, outdated technology, conflict between tenant and landlord, and small land holding. I think this much is clear to everyone. ये हमारा एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है जो हमें किसने दिए थे गिफ्ट में? ये ब्रिटिशर्स ने। अब है पॉलिसीज फॉर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। हम हर टॉपिक का ऐसे ही पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर पढ़ा हमने, प्रॉब्लम पढ़ ली, अब डेफिनेटली हम इंडिपेंडेंट हो गए तो कुछ तो बना होगा। अब लैंड रिफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैंड रिफॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। वैसे लैंड रिफॉर्म है क्या? लैंड रिफॉर्म में इन्होंने क्या करा था? चेंज इन ओनरशिप कर दी थी। पहले क्या होता, कुछ लोगों के पास बहुत सारा लैंडलॉर्ड जमींदार के पास, अब जमींदार सिस्टम तो खत्म कर दिया ना हमारे इंडिपेंडेंट होते ही। अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि कुछ लोगों के पास तो बिल्कुल, कुछ लोगों के पास तो इतना लैंड है, कुछ लोग लैंडलेस हैं, 1 या 2 हेक्टेयर लैंड है, जो बेचारे काम ही नहीं कर पा रहे वो तो। अब गवर्नमेंट ने क्या करा? लैंड टू द एक्चुअल टिलर बना दिया। ओनर किसको पता है? टिलर। टिलर मतलब जो काम कर रहे थे, बंधुआ मजदूर या जो लेबर थी ना, उसको ओनरशिप दे दी और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कर दिया। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड मतलब जैसे बहुत सारा लैंड है, गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग कर दी। लैंड सीलिंग का मतलब मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी कि अगर किसी के पास इससे ज़्यादा लैंड है वो गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी, और फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको जो इनके पास लैंड नहीं है, कम लैंड है, उनमें रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगी। हाँ, इंडिपेंडेंस के बाद। हाँ, इसको लैंड रिफॉर्म बोलते हैं। अभी हम एक एक करके टॉपिक पढ़ेंगे, सुनिए। लैंड रिफॉर्म प्राइमरली रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स। लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय वेरियस अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। हम लोग अंडर डेवलप थे उस टाइम वैसे भी। फॉर अटेनिंग अ रैशनल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न विएबल फार्मिंग स्ट्रक्चर। एक रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि अब हमें शुरू में भी गोल्स में क्या पढ़ा है? इक्विटी। क्या पढ़ा? इक्विटी का मतलब बेनिफिट्स मस्ट ट्रिकल डाउन टू द पुअर। ये लाइन मैंने बोला है ना, यानी कि जो भी गवर्नमेंट अगर कुछ भी पॉलिसी बना रही है उसका बेनिफिट कहाँ तक पहुँचना चाहिए? पुअर तक। वो तभी होगा जब लैंड डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपके पास तो बहुत सारा लैंड है, मेरे पास लैंड है ही नहीं, तो क्या इक्विटी है? हमारा गोल डिफीट हो जाएगा ना, इसलिए। पहला रीजन सुनो। देयर वॉज अ ग्रेट नीड फॉर लैंड रिफॉर्म इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। लैंड रिफॉर्म वर नीडेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्विटी इन एग्रीकल्चर। देखो हमने समझ में आ गया अभी यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? आगे अबॉलिशन ऑफ, सबसे पहला काम गवर्नमेंट ने क्या करा? अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। जो जमींदार वगैरह थे ना, सबको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। एक सेकेंड, हाँ जी। एम बिहाइंड द लैंड टू द टिलर। लैंड टू द टिलर मतलब जो काम कर रहा है लैंड उसको मिलना चाहिए, सही है। Thus, idea behind this step was that ownership of land was give incentive to the actual tiller to make improvement and to increase output. अगर आप हो, आप किसी लैंड पे काम कर रहे हो, आपको पता है मैं कितना भी काम करूँ तो मालिक का लैंड है, पैसा उसे मिलेगा, तो आप मेहनत ज़्यादा करोगे, एफर्ट करोगे। लेकिन अगर आपको पता है लैंड मेरा है, तब खून पसीना एक कर दोगे भैया, दिन रात एक कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है इनकम भी आप ही को मिलने वाली है। वो इसे भी इंसेंटिव बोलते हैं एक तरह से। मोटिवेशन भी तो मिलना चाहिए काम करने का। सो टेनेंट्स डू नॉट हैव एनी इंसेंटिव to make improvement on land since it is the owner of the land who benefit from higher input, higher output. जो प्रोडक्शन होगा किसको बेनिफिट मिलने वाला है ज़्यादा? ओनर को। ओनरशिप ऑफ लैंड विल इनेबल द टिलर टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द इंक्रीज आउटपुट। अब बेनिफिट किसको मिलेगा? टिलर को। टिलर मतलब जो काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? क्या है हमने पढ़ा? लैंड टू द टिलर। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? द एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज ब्रॉट 200 लाख टेनेंट्स इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट। सोचो, जो गवर्नमेंट जानती हुई तो अब सीधा वो गवर्नमेंट के कॉन्टैक्ट में है। गवर्नमेंट क्या करेगी? डेफिनेटली उनको लैंड देगी। द ओनरशिप राइट्स ग्रांटेड टू टेनेंट्स गिव देम इंसेंटिव टू इंक्रीज आउटपुट एंड हैंस दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। जब गवर्नमेंट ने उनको ओनरशिप दे दी प्रॉपर लीगली,
अब क्या हुआ, वो काम करेंगे जिससे क्या होगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी ना, ग्रोथ होगी, जीडीपी बढ़ेगी और पर कैपिटा इनकम भी राइज होगी. However, the goal of equity was not fully served the abolition of intermediaries because of the following reason. अब हम यहाँ इस चैप्टर में एक बात और इस चैप्टर के पूरी इस बुक की बात बताती हूँ. हम अगर कुछ पॉजिटिव पढ़ेंगे तो हम कुछ नेगेटिव भी पढ़ेंगे. ये हमने पॉजिटिव पढ़ा कि ये फ़ायदा हुआ, कुछ लॉस या कुछ प्रॉब्लम भी रही होगी. अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास बहुत सारा लैंड है, क्या आप इजीली गिव अप कर दोगे, हाँ मेरा लैंड दे दो, किसी को भी बांट दो? इज इट ईजी? अब मैं बताती हूँ जमींदार ने क्या किया. मैम उसके बदले जो मैम अडॉप्ट करी थी ना गवर्नमेंट ने, उसके बदले कुछ दिया भी था उनको. उस टाइम नहीं दिया था, सुनो ना मैं वही बता रही हूँ. बाद में जो मतलब कुछ रिसिप्ट लगाए थे. अब मैं बताती हूँ क्या करा गवर्नमेंट ने. गवर्नमेंट ने उस टाइम वैसे मैं बताती हूँ क्या किया. जो लैंड लिया ना, कोई बात नहीं, जो लैंड लिया लोगों से, लैंड लेने वाले थे कुछ लोगों ने क्या किया, जो रिच फैमिली मेम्बर्स, हाँ उन्होंने क्या करा, लीगली वो ट्रांसफ़र कर दिया अपने फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स को. क्यों? ताकि क्योंकि जिसका नाम पे ज़मीन होगी भाई तभी तो रिडिस्ट्रीब्यूट होगी उसने. और अपने जितने भी टेनेंट थे, सब टिलर थे, सबको हटा दिया. जो लेबर्स थे, बॉन्डेड लेबर थे, टिलर थे, सबको हटा दिया. और क्या दिखाया, हम तो खुद ही काम कर रहे हैं. तो हम खुद काम करें तो किसको लैंड मिलेगा, क्योंकि लैंड टू द टिलर था. और दूसरा अपने रिलेटिव्स के नाम पे कर देगी, हमारे पास लैंड कहाँ है, इतना ही लैंड है, तो कैसे क्या रिडिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं होगा ना. यस, इन सम एरियाज द फॉर्मर जमींदार्स continued to own large areas of land by making use of some loopholes in the legislation. loopholes तो करप्शन पता ही है आपको, ले दे के काम भी तो हो जाता है. yes. ये वो वाली चीज़ है. In some cases tenants were evicted and जमींदार्स claimed to be self cultivated. टेनेंट्स को हटा दिया, evicted का मतलब पता है ना, इवैक्यूएशन होता है, हटा दिया टेनेंट्स को, और क्या दिखाया, हम खुद ही काम कर रहे हैं. Even after getting the ownership of land, the poorest of the agricultural laborers did not benefit from land reform. अगर कुछ पुअर जो फार्मर्स थे या जो टेलर्स थे, जो टेनेंट्स थे, उनको लैंड मिल भी गया, उनको बेनिफिट ज़्यादा नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? दे डोंट हैव मनी. सिर्फ लैंड मिलने से क्या काम हो जाएगा, इनपुट चाहिए बहुत सारे भाई. अगर रेनफॉल पे भी डिपेंड है, मान लो चलो सीड्स चाहिए, है ना, फर्टिलाइजर्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, ट्रैक्टर्स चाहिए, थ्रेशर, कुछ तो चाहिए, बट दे डोंट हैव एनीथिंग. सो ये मतलब लैंड रिफॉर्म भी हमारा फुल्ली सक्सेसफुल नहीं हुआ. इसको स्टोरी की तरह पढ़ोगे तो याद रहेगा, इसलिए आगे पढ़ते हैं. लैंड सीलिंग जो मैंने अभी बताया था, मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी लैंड की, इससे ज़्यादा जिसके पास भी होगा गवर्नमेंट विल टेक ओवर. लैंड सीलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द, ये लैंड रिफॉर्म का ही पार्ट है. लैंड सीलिंग रेफर्स टू फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल. बियॉन्ड द स्पेसिफाइड लिमिट ऑल लैंड्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन वुड बी टेकन ओवर बाय गवर्नमेंट एंड विल बी अलॉटेड टू द लैंडलेस कल्टिवेटर्स एंड स्मॉल. किसको मिल जाएगा वो बता चुकी मैं अभी, लैंडलेस को या स्मॉल कल्टिवेटर्स को. द पर्पज ऑफ लैंड सीलिंग वॉज टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड होल्डिंग इन फ्यू हैंड्स. क्यों था ये? ताकि जो कुछ लोगों के हाथ में लैंड था उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करा जाए, इक्विटी लाई जाए. बेसिकली बार बार इक्विटी देखो आ रहा है. लैंड सीलिंग हेल्प टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. हाउएवर द लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन वॉज चैलेंज्ड बाय बिग लैंडलॉर्ड. वही अब आ गया ना, उन्होंने क्या करा, दे डिले टाइम. इतने जैसे कोई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लग रहा है, इतने फटाफट से उन्होंने क्या करा, किसी और के नाम पर रजिस्ट्री करा करू गया काम को. आगे मेरी बात समझ में लैंड सीलिंग वाली. कंक्लूजन, कुछ स्टेट्स थे लेकिन जिन्होंने लैंड रिफॉर्म को बहुत अच्छा किया था. वेस्ट बंगाल, केरला. लैंड रिफॉर्म वॉज सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल. ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था. लैंड नहीं 9th में, सॉरी. लैंड रिफॉर्म सिस्टम केरला और वेस्ट बंगाल में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ था, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने इसको प्रॉपर्ली सीरियसली इंप्लीमेंट किया. और बाकी जो कुछ स्टेट्स है वो तो करप्टेड है. जहाँ जेब भरने को मिल रही है, अंडर द टेबल पैसा मिल रहा है, तो वो क्यों करेंगे इम्प्लीमेंट. इज इज क्लियर? ओके. अब आगे आते हैं हम. ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ईजी है, पढ़ चुके हो. अब मैं बस आपको ब्रीफ में बताऊंगी. न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी ग्रीन रेवोल्यूशन. अब ये सुनो बहुत ध्यान से. ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है सुन लो पहले. ये लेट 1960s में स्टार्ट हुआ था. फर्स्ट पॉइंट, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लेट 1960s. It come along with HYV seeds. It come along with HYV seeds, यानी कि high yielding variety seeds to produce wheat and rice. अब ये तो मैंने आपको बता दिया. चलो अब it also come along with irrigation facilities, chemical fertilizer and pesticides. समझ में आ गया? ओके. अब आगे की बात सुनो. और हाँ, 3 states namely पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, they adopted the green revolution and hence the productivity or production of wheat will increase 3 to 4 times. इतना बढ़ गया था प्रोडक्शन. तो ये तीनों एफ्लुएंट स्टेट्स थे. कैसे स्टेट्स थे? एफ्लुएंट मतलब रिच स्टेट्स. तभी तो अफोर्ड कर पाए ग्रीन रेवोल्यूशन. अब मेरी बात सुनो जरा.
ग्रीन रेवोल्यूशन से मैंने आपको बता दिया भैया बहुत प्रोडक्शन बढ़ेगा ये वो। अब इसका भी तो ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है आप सुनिए। पहली बात, सबसे पहला ड्रॉबैक इसका क्या है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है HYV सीड्स लेके आया, एंड HYV सीड्स नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर। HYV सीड्स को क्या चाहिए, बहुत सारा पानी, जो कि रेनफॉल या नॉर्मल से तो होने वाला है नहीं। इरिगेशन फैसिलिटी यानी कि ग्राउंड वाटर लेवल, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो गया, बहुत डाउन हो गया, एंड सो इट शोज दैट इट इज़ नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली स्ट्रैटेजी, राइट। उसके बाद सुनो, जो ग्रीन HYV सीड्स हैं दे आर मोर प्रोन टू पेस्ट अटैक। उनमें पेस्ट बहुत जल्दी लगता था, तो पेस्टिसाइड लगेगा जिससे कि क्रॉप भी पॉइजन है। उसके अलावा जो ये HYV सीड्स है इट नीड्स केमिकल फर्टिलाइजर 9 to 10 टाइम्स ज़्यादा। केमिकल फर्टिलाइजर 9 से 10 गुना ज़्यादा चाहिए था केमिकल फर्टिलाइजर, जिससे कि क्या होता, एट टाइम्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज बट स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इरोडेड द सॉइल और मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल। सॉइल इरोजन हो जाता था। आगे मेरी बात समझ में। उसके अलावा एक और ड्रॉबैक बताती हूँ भाई, ये सारी टेक्निक्स चाहिए, पैसा चाहिए, तो भैया ग्रीन रेवोल्यूशन का एडवांटेज कौन ले पाएगा, बिग फार्मर्स ओनली। जो बेचारे हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, क्या वो ये अफोर्ड कर पाएंगे, तो क्या इक्विटी हमारा अचीव हुआ। आगे मेरी बात समझ में। अब पढ़ते हैं इसको, अब आपको बहुत ईजी लगेगा। अब मैं सिर्फ इसलिए रीड करूँ कि कोई पॉइंट अगर मिस हो गया पढ़ लेंगे हम लोग। द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी वॉज अडॉप्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड प्लान। ये चीज़ लर्न कर लेना, थर्ड प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, थर्ड 5 year प्लान मतलब, दैट इज ड्यूरिंग 1960s। द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलोड इन इंडिया वॉज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। पहले प्रिमिटिव मेथड यूज़ कर रहे थे, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई। द एम ऑफ दिस स्ट्रेटेजी वॉज टू रेज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी in selected regions of the country through the introduction of modern inputs like fertilizers, credit marketing facility etc. भाई क्या क्या चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, क्रेडिट भी तो चाहिए होगा, पैसा चाहिए, लोन लेना पड़ेगा। और जिससे और भी क्या रीज़न हुआ, कुछ फार्मर तो बेचारे डेट ट्रैप में फंस गए, कर्जे के जाल में। ग्रीन रेवोल्यूशन, अभी देखो, अबाउट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 75% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए पढ़ रहे हैं हम। फर्स्ट चैप्टर में अराउंड 80% था, इंडिपेंडेंस पे आके 75, तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है। इंडियाज एग्रीकल्चर वाइटली डिपेंड्स ऑन द मानसून एंड इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ मानसून द फार्मर हैड टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल। रेनफॉल पे डिपेंडेंट थे। मोर ओवर द प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर वॉज वेरी लो ड्यू टू लो यूज ऑफ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड एब्सेंस ऑफ रिक्वायर। देखो अभी हमने पढ़ा था, सारे हम रिपीट हो रहे हैं। लो प्रोडक्टिविटी अभी तो पढ़ के आए हम लोग। क्यों थी वो, क्योंकि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, प्रिमिटिव मेथड्स थे, और रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा आपका, इरिगेशन भी, इलेक्ट्रिसिटी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। इरिगेशन, रोड, मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सब ये क्या है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमारी कंट्री का आज तक अप्रोप्रिएट नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूड एफर्ट्स ऑफ मैनी एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट दिस स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर वॉज परमानेंटली ब्रोकन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। कैसे भी सुनो, इट रेफर्स टू लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ HYV और मिरेकल सीड्स। दूसरा नाम क्या था HYV सीड्स का, चमत्कारी सीड्स, राइट, स्पेशली फॉर वीट एंड राइस। और आपको पता, जब ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च हुआ था वो वीट के लिए लॉन्च हुआ था इनिशियली। जब वीट की प्रोडक्शन बढ़ी तो उन्होंने स्विच करा किसकी तरफ, राइस की तरफ। ग्रीन रेवोल्यूशन इज द स्पेक्टिकुलर एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। डॉक्टर नॉर्मन ई, ये नाम याद करें ना, नॉर्मन ई बोरलॉग, an American agricultural scientist, is considered to be the father of green revolution. Who is the father of green revolution? Dr. Norman E. Borlaug. कई बार डॉक्टर E. Borlaug भी आ सकता है, या N. E. Borlaug, तो पूरा नाम थोड़ा ध्यान से रखना, ठीक है। He was awarded the Nobel Prize in 1970 for breeding HYV. इसने इन्वेंट करी थी। In India it was mainly found by M.S. स्वामीनाथन। इंडिया में किसने, कौन लाया इसको, M.S. स्वामीनाथन। मुझे बताओ पहले यहाँ तक कोई डाउट। HYV seeds main reasons for agricultural revolution. HYV seeds. These seeds can be used in those places where there are adequate facility for drainage and water supply. क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया कि बहुत सारा पानी चाहिए। अब बहुत सारा पानी अगर होगा तो क्या वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी, पानी भर नहीं जाएगा। तो क्या चाहिए था इसको, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम चाहिए। अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होगा तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी, तो क्रॉप अच्छी होने की बजाय उल्टा खराब हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, एज कम्पेयर टू अदर ऑर्डिनरी सीड्स, इनको ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, बताया था मैंने। सो टू डिराइव द बेनिफिट ऑफ HYV सीड्स, इंडियन फार्मर को क्या चाहिए, एक तो रिलायबल इरिगेशन और दूसरा फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पैसा भी तो चाहिए, तभी तो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड खरीद पाएगा। यहाँ तक कोई डाउट। अच्छा, बस ये 2 पॉइंट्स ग्रीन रेवोल्यूशन खत्म कर देते हैं।
इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस द सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन 2 phases। 2 phases में था ग्रीन रेवोल्यूशन। सुनो अब जरा, क्योंकि मैंने भी आपको क्या बताया शुरू में, व्हीट एंड राइस। तो जो 60s 70s है ना, मिड 60s टू मिड 70s, किसके लिए आया था? सिर्फ व्हीट एंड राइस के लिए, और कुछ स्टेट्स में आया, कुछ ही स्टेट्स में। लेकिन जैसे कि स्टेट्स के नाम भी बताए इन्होंने, देखो ये पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। सेकेंड फेज में मिड 70s टू मिड 80s सारी क्रॉप्स के लिए हो गया और सब स्टेट्स में आ गया। अब बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? 2 फेजेस में 60s टू 70s में क्या बताया मैंने? फ्यू स्टेट्स, और मिड 70s टू 80s में मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स विद ऑल द क्रॉप्स। इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस, यानी कि पहले हमने सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अभी तक हम क्या पढ़े थे? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया, तो अब इजी है, सरप्लस को तब तो सेल करेंगे मार्केट में। तो मार्केटेबल और मार्केटेड सरप्लस रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर ओन कंजम्पशन रिक्वायरमेंट। पहले अपने लिए रख लिया, बाकी का मार्केट में सेल कर दिया। ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल आउटपुट मेक्स अ डिफरेंस टू द इकोनॉमी ओनली व्हेन लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज इन सोल्ड इन द मार्केट। यानी कि कब चेंज आएगा हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के थ्रू? जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन क्या होगा, मार्केट में सेल होगा। Fortunately, a good proportion of rice and wheat produced during the Green Revolution it was sold in the market. सोल होने लगा, 1 मिनट, सब बोर हो गए हैं।